तो यहाँ पे गाइस आपको 3 सर्किट दे रखे हैं और इन 3 सर्किट्स में आपको अलग अलग पावर होगा। ठीक है, तो अलग अलग पावर कंजम्पशन होगा। तीनों सर्किट में क्या सेम है, जो पावर सप्लाई है, पावर सोर्स है, तीनों में 12 वोल्ट का है। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो सेम मिला। डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है, पावर इमिशन सबका अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों ही सर्किट के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग है। चलिए क्वेश्चन पे प्लानिंग कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि हमें टोटल 2 मार्क्स हमारे हिस्से में आएंगे। तो देखिए क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहला, पावर डिसिपिएशन किस सर्किट में मिनिमम होगा, ये पहला टास्क हो गया। दूसरा, ये पहला टास्क हो गया, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट टास्क। सेकेंड, किस सर्किट में मैक्सिमम होगा, दैट इज द सेकेंड टास्क। और उस बात के जस्ट पता कैसे चला आपको, जस्टिफाई करने का आपका थर्ड टास्क हो गया। तो ये 3 टास्क हैं और इन 3 टास्क के थ्रू आपको पता चलेगा या पूरा नंबर आप स्कोर कर पाओगे। तो प्लानिंग तो समझ में आ गई कि पहले हमें क्या करना है या क्या क्या पूछा गया ये पता चल गया। प्लानिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि किस में मिनिमम पावर है, किस में मैक्सिमम पावर है, लेकिन हमें क्या पता है, वोल्टेज सेम है। और वोल्टेज सेम है तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। P इक्वल्स टू IV होता है, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है और P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है। अब देखिए वोल्टेज सेम है और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल, इन दोनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब कि यहां से पता चल रहा है कि जिसका R जो रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जिसका कम होगा पावर उसके लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। तो प्लानिंग क्या है कि पहले हम लोग को पता तो चले तब ना लिख पाएंगे किसका मिनिमम है किसका मैक्सिमम है। इसका मतलब कि मिनिमम पावर के लिए R मैक्सिमम होगा। तो ये 2 लाइन मिनिमम पावर, तो यहां पे लिख देते हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं मिनिमम पावर, मिनिमम पावर। ठीक है, लेकिन अभी तो अपने को पता नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं और सर्किट बाद में डिकोड कर देंगे। फिर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, और ये भी हमें अभी नहीं पता है जब तक हम लोग R नहीं पता कर पाएंगे। तो अब तीसरा काम है जस्टिफिकेशन। तो हेडिंग डाल देते हैं जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, हमारे पास तीनों ही सर्किट के हम जानते हैं कि R पता करेंगे और पहले सर्किट में से R को R1 कह देते हैं। पहली सर्किट के लिए R फर्स्ट है, पहली सर्किट के लिए R1 कह देते हैं, लेकिन R1 आपका 5 ओम हो जाएगा। अब सेकेंड सर्किट के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R2, ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड सर्किट में ये दोनों रजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में हैं। इसका मतलब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो R2 हो गया R इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये क्या होता है, 2 रजिस्टर जब सीरीज में होते हैं तो दैट इज R1 प्लस R2 होता है। कुछ लोग यहां पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं। खैर ये कितना आ जाएगा, दैट बिकम R1 प्लस R2 आपका आ जाएगा 5 प्लस 5 10 ओम आ जाएगा। तो ये R2 आ गया। इसी तरह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और R3 निकालेंगे। तो जो R3 हो गया, R3 के लिए तीनों सर्किट्स ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए तीनों ही तीसरे वाले में ये दोनों जो आपके रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं, क्योंकि इनके एंड्स कॉमन है। ठीक है, इनके इस वाले रजिस्टर का आर्म और इस वाले रजिस्टर का आर्म क्या है, कॉमन है, दोनों आर्म कॉमन, इसलिए पैरेलल है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 2 अगर इक्वल रजिस्टर्स हैं या 2 रजिस्टर्स हैं तो उनके पैरेलल का फॉर्मूला लगाने के लिए पैरेलल फॉर्मूला को पता होना चाहिए। तो ये हम लोग यहां पे लिख देंगे आरपी, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर 2 रजिस्टर का निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टर्स अपॉन सम ऑफ दियर रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। लेकिन दोनों ही 5-5 ओम के हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 10 आ गया, दैट मीन्स 25/10।
और 25/10 कितना आ गया, 25/10 बिकम 2.5 ओम। अब हमारे पास तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू आ गई है। क्या क्या है, R1 हमारा 5 ओम था, R2 हमारा कितना था 10 ओम था, और R3 हमारा आ गया 2.5 ओम। तो R3 सबसे कम है, R3 क्या है, सबसे कम है। उसके बाद किसकी वैल्यू है, R1 की है, तो यहां आ जाएगा R1 फर्स्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है। उसके बाद किसका है, उसके बाद हमारा सेकेंड सर्किट का है, मतलब सेकेंड सर्किट का जो रेजिस्टेंस है सबसे ज्यादा है और आपका थर्ड में सबसे कम है। और हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है। ये हम लोग कोट कर देंगे क्योंकि V कॉमन है, आपका V सेम है। इसका मतलब ये दोनों बातें मिलके बता रही हैं कि पावर रेजिस्टेंस जिसका मिनिमम होगा पावर मैक्सिमम हो जाएगा। तो सिंपल इनइक्वालिटी है, आप सारे इनइक्वालिटी को जो ग्रेटर देन लगा हुआ उसे लेस देन हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब पावर थर्ड का क्या हो जाएगा, ये पलट देंगे हम लोग, ज्यादा हो जाएगा जो कम था। पावर फर्स्ट का, देन पावर क्या हो गया, पावर हो गया सेकेंड का। इसका मतलब कि मिनिमम पावर सेकेंड सर्किट में है और जो मैक्सिमम पावर है वो थर्ड सर्किट में है। तो हम लोग यहां पे आंसर अब फिलअप कर देंगे जो हमारे पास था। तो यहां पे मिनिमम पावर किसमें था आपका, मिनिमम पावर था आपका, मिनिमम पावर सेकेंड सर्किट में था। तो मिनिमम पावर इन सेकेंड सर्किट, तो सेकेंड सर्किट, और मैक्सिमम पावर फर्स्ट में था, मैक्सिमम पावर आपका, मैक्सिमम पावर थर्ड में था, सॉरी मैक्सिमम पावर थर्ड में था, तो इन थर्ड सर्किट। ये आपने आंसर कर दिया। अब चलते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम पे, बोर्ड कैसे मार्क्स देता है, किन किन स्टेप्स पे मार्क्स देता है। तो सबसे पहले आपको ये बताने का कि किसमें पावर मैक्सिमम है, ये बताने का आपको बोर्ड मार्क्स देता है हाफ मार्क्स। अगर आपने ये सही बता रखा है तो हाफ मार्क्स यहां मिल जाएगा आपको। सेकेंड, मिनिमम पावर बताने का आपको हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स और बचा जस्टिफिकेशन के लिए। लेकिन कभी भी 1 मार्क्स एक ही साथ नहीं मिल जाएगा। जो ये R निकाल रहे हैं आप, R1 R2 R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसकी हेल्प से, और प्लस जो ये जस्टिफाई कर रखा है आपने, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज निकाली है R1 R2 R3, ये निकालने के आपको हाफ मार्क्स, और उसके बाद ये डिसीजन देने के आपको, ये जो डिसीजन आपने लिया है इसका हाफ मार्क्स। तो ये मिला के आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो दीज आर द स्प्लिट्स ऑफ 2 मार्क्स। अब देख लीजिएगा कि आप क्या नहीं लिखते हैं, या अपनी राइटिंग इंप्रूव करिए, क्योंकि लिखने के मार्क्स मिलते हैं, जानने के नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन के आर वाले पार्ट पे चलते हैं जो हमारे पास ऑप्शनल दे रखा है। मान लीजिए पहला पार्ट आप नहीं हैंडल कर पाए, सेकेंड पार्ट लगता है इजी है, तो आराम से उसको हैंडल करिए। तो आर पार्ट में क्या पूछा गया है, हमें क्या दिया गया है, पहले उसको प्रेडिक्ट करिए तब ना पता चलेगा। तो एक लैंप है जिसका, सपोज ये लैंप है, बल्ब, सॉरी ये आपके पास एक लैंप हो गया या बल्ब हो गया, जो ये एक बल्ब है और इसका पावर दे रखा है 100 वाट। कैसे पता चला पावर है, क्योंकि वाट यूनिट है, लिखा नहीं है पावर, इसलिए आप यूनिट से भी कई बार क्वांटिटियों को एस्टिमेट करते हैं कि क्या दे रखा है, और 220 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बल्ब या लैंप 220 वोल्ट पावर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो ये कितना वाट एनर्जी लॉस करेगा, या क्या रेट होगा एनर्जी का, 100 जूल पर सेकेंड लॉस करेगा ये एनर्जी। खैर, जो दूसरा बल्ब है वो 60 वाट का है, तो दूसरा लैंप 60 वाट का है, और ये भी दे रखा है 220 वोल्ट है। नाउ दीज आर द 2 लैंप कनेक्टेड पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब इनके दोनों आर्म कॉमन होंगे, और ये 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड हैं, मतलब दे आर कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट सप्लाई। तो यहां पे जो सप्लाई दी गई है ये 220 वोल्ट दी गई है, दैट इज द सप्लाई। अब
हमें पता है कि कुछ करंट ये विड्रॉ करेगा, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, तो ये कुछ करंट विड्रॉ करेगा, से वो I1 है। तो हम देखेंगे कि पहला जो लैंप है, अगर हम इसे लैंप ए कह देते हैं, तो लैंप ए कितना करंट विड्रॉ करेगा सोर्स से। इसके बाद जो करंट बी है, ये दूसरा है, ये कितना करंट विड्रॉ करेगा, I2। देन हम लोग निकालेंगे कि ये दोनों करंट कहां से आ रहे हैं, सोर्स से आ रहे हैं। तो सोर्स जो करंट I दे रहा है वो कैसे निकालेंगे, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब प्लानिंग सिंपल है। प्लानिंग क्या है, सबसे पहले हम लोग I1 निकालेंगे, देन हम लोग I2 निकालेंगे, और सोर्स कितना करंट दे रहा है, I1 प्लस I2 कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा। अब समस्या ये है, I1 निकालोगे कैसे, तो पावर, करंट और वोल्टेज में रिलेशन याद होना चाहिए, P इक्वल्स टू IV होता है। क्योंकि पावर हमें दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है कि किस वोल्ट पे वो पावर मिलता है या लॉस किया जाता है, तो करंट कितना होगा, I1 निकालेंगे हम लोग। तो यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे या करंट, यहां पे हेडिंग डाल देंगे, फिगर बना दीजिएगा। फिगर बना देंगे तो बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लिख लेंगे करंट I1, करंट I1 के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो सिंस P इक्वल्स टू क्या होता है, IV होता है, तो यहां से I1 हो जाएगा, दैट बिकम P बाई V, या I इक्वल्स टू, आप इसे कहोगे I इक्वल्स टू P बाई V। बाद में हम लोग सेम फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। नाउ अब ये फॉर्मूला तो आपको सिंपल हो गया कि ये फॉर्मूला हम दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे। अब I1 क्या हो जाएगा, P1 बाई V, दैट बिकम P1 मतलब 100 अपॉन कितना हो गया आपका, 220। तो एक ये हो गया, कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है, 10 बाई 20, 22। सिमिलरली करंट I2, तो I2 क्या हो जाएगा आपका, I2 बिकम, अब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 60 बाई 220, फिर 6 बाई 22 आ गया। अब फर्दर हम कैंसिल नहीं कर भी सकते हैं आप, यहाँ पे 5 से कैंसिल कर दिया आपने, यहाँ 11 आ गया, तो ये 5 बाई 11 एम्पियर हो गया, 5 बाई 11 एम्पियर, एंड दिस बिकम 3 बाई 11 एम्पियर, तो 3 बाई 11 एम्पियर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट क्या हो गया, करेंट फ्रॉम द सोर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे हम लोग, करेंट फ्रॉम द सोर्स। तो यहां पे हेडिंग डाल देंगे, करेंट फ्रॉम सोर्स, पावर सोर्स जो भी डाल दीजिए, से I, तो I बिकम I1 प्लस I2, ठीक है। अब I1 क्या था आपका, I1 था आपका, I1 की वैल्यू थी 5 बाई 11 एंड दैट इज 3 बाई 11, तो 5 बाई 11 और प्लस 3 बाई 11, डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो 8 बाई 11 एम्पियर, दैट इज द फाइनल आंसर। अब बात आती है मार्किंग स्कीम की, कि बोर्ड मार्क्स कहां देगा और कैसे देगा, इसकी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पहले पेज पे आते हैं, यहां पे करंट I1, पहले तो ये फॉर्मूला P इक्वल्स टू IB या I इक्वल्स टू P बाई V, ये लिखने का या ये रिलेशन लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हाफ मार्क्स आपका आ गया यहां पे, दैट इज द हाफ मार्क्स। चाहे आप ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, ठीक है, उसके लिए हाफ मार्क्स। हाफ मार्क्स आपको करेक्ट I1 निकालने का, तो I1 निकालने का हाफ मार्क्स हो गया। फिर नेक्स्ट हाफ आपका I2 निकालने का, और थर्ड क्या हो गया, फाइनल आंसर बताने का हाफ मार्क्स यहां हो गया। तो आपके ये टू मार्क्स के स्प्लिट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है।